हाँ जी, very very warm welcome to all of you. So let's start with CBT 2 MCQs. I hope your CBT 1 went pretty good, or I hope you are attending CBT 2 MCQs discussion after attending your CBT first MCQ डिस्कशन. सो हम आगे आगे दौड़ पीछा पीछा छोड़ वाली बात नहीं कर रहे हैं, स्टेप वाइज चलेंगे. एंड एज आई ऑलवेज सी इन द बिगनिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम I_Manish. आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. डैम्स ऑफ्थेल्मोलॉजी इज माई हैंडल. एंड ऑफ कोर्स डैम्स को तो फॉलो करना ही करना है ना. तो उसमें टेलीग्राम पे सो इट इज डैम्स डेली, है ना. इसको हम फॉलो करेंगे. उसमें कुछ भी कोई आपके कोई डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क द फैकल्टी डायरेक्टली. एंड डैम्स डेली इंस्टा पर भी आप डैम्स डेली को फॉलो कर सकते हैं. इंस्टा I_Manish, डैम्स डेली तो है ही. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो सुमेर सर, सुमेर डॉक, SUMER डॉक. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो दीप्ति मैम, Deepti_Bahel. So you can also follow all of us. So we'll be there to help you in the most easy and possible way, है ना. चलो चलते हैं अब हम क्विकली. लेट्स स्टार्ट विथ CBT 2 डिस्कशन. एंड as I said in CBT 1 discussion, I'll try to make it very crisp and high yielding. चलो, a 3-month-old child with mucus coming from eye, on pressing the inner corner and watering is there, what will be the treatment of this condition? So what do you feel, what has happened? So probably there is डैक्रियोसिस्टाइटिस हो सकता है ना, कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस. तो क्यों होगा? देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस की अगर बात करें, सो दैट इज नॉन डेवलपमेंट ऑफ सो यू कैन से इम्पेटेंट वॉल्व ऑफ हेस्नर. सो वॉल्व ऑफ हेस्नर वो होती है जो कि डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ नेजोलेक्राइमल डक्ट में होती है, जो इंफीरियर मीटस में ओपन कर रहा होता है. अब इस कारण टीयर्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम द आई. एज अ रिजल्ट दे कीप ऑन गेटिंग कलेक्टेड एज द नेजोलेक्राइमल सैक, and as a result of which it acts as a good growth and culture medium for bacteria, जिसके कारण it leads to dacryocystitis. So पहली जो चीज आप करेंगे इस उम्र में, वो आप करेंगे लेक्राइमल मसाज. इसका नाम है क्रिगलर्स मसाज. इसको हम क्रिगलर्स मसाज भी बोलते हैं. व्हाट यू डू इट, यू जस्ट आस्क द पेरेंट टू टेक द छोटी वाली उंगली and do like this. So sometimes when you are doing like this, the fluid which is collected in the nasolacrimal duct, it tends to move downwards, and in that force it tears the impotent valve of हेस्नर, जो अभी बनी नहीं है ना. इन पेटेंट वॉल्व ऑफ हेस्नर, अगर ये ऑप्शन में ना हो, देयर कैन ऑल्सो बी अ फॉरेन बॉडी. एक फॉरेन बॉडी भी स्ट्रक हो सकती है नेजोलेक्राइमल डक्ट में, जिसके कारण इट इज नॉट अलाउइंग द टीयर्स टू पास थ्रू इट, है ना. अब अगर इससे बात नहीं बनती है तो हम क्या करेंगे? वी कैन गो फॉर सिरिंजिंग कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर बोमैन्स प्रोब, बोमैन्स प्रोबिंग कर सकते हैं. अगर इससे बात नहीं बनी, सिरिंजिंग और बोमैन्स प्रोबिंग, यू कैन गो फॉर सिरिंजिंग और बोमैन्स प्रोबिंग. इससे ही बात नहीं बनी तो यू कैन यूज अ पंक्टल डायलेटर. आप यूज कर सकते हैं पंक्टम डायलेटर यूज कर सकते हैं. इसका नाम है नेटलशिप, नेटलशिप पंक्टम डायलेटर. नेटलशिप इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम आ जाए तो पता होना चाहिए, आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वैसे ही बता रहा हूं. तो पंक्टम डायलेटर करेंगे. अगर पंक्टम डायलेटर से भी बात नहीं बनती तो इन द एंड यू गो फॉर DCR. बट इसका ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज डन एट द एज मोर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 4 years. 4 साल से ज्यादा करेंगे, है ना. तो ये जो मैंने बोला कि सिरिंजिंग और बोमेंस प्रोबिंग करेंगे, कब तक ट्राई कर सकते हैं? अप टू 6 months तक हम ये ट्राई कर सकते हैं. अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड. अप टू 6 months हम ट्राई कर सकते हैं. आफ्टर 6 months यू कैन गो फॉर पंक्टम डायलेटर. पंक्टम डायलेटर थोड़ा सा और मोटा होता है, उसको हम पंक्टा में डाल के वी ट्राई टू डायलेट द पंक्टा एंड कैनालिकुलस. चलो डन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लेक्राइमल मसाज. पर्सन विद जॉन्डिस एंड ट्रेमर्स इज शोइंग द फॉलोइंग फाइंडिंग इन
द आई एक्सेप्ट, कौन सी फाइंडिंग है जल्दी, जॉन्डिस की बात हो रही है, सो दिस इज योर के एफ रिंग। के एफ रिंग क्या होती है, इसको हम केसर फ्लिशर रिंग बोलते हैं। इसको हम कौन सी रिंग बोलते हैं, केसर फ्लिशर रिंग। क्या है जी ये, क्या है ये, सो दिस इज योर कॉपर डिपोजिशन इन द कॉर्निया, मोर स्पेसिफिकली इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया। लिख रहा हूं मैं सारा, डेस्मेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया में कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है। कौन सी डिजीज है जिसमें ये मोर कॉमनली देखी जाती है, इट इज विल्सन्स डिजीज। एक चीज का और ध्यान रखना है, INICET नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था, चांसेस है रिपीट भी हो जाएगा, कि जो केएफ रिंग होती है ना, इट ऑल्सो टेल्स अस द रिस्पॉन्स, इट डिपिक्ट्स द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, इट डिपिक्ट्स रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। क्या मतलब है जी इसका मतलब, इसका मतलब ये है अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो विल्सन्स डिजीज में, क्या ट्रीटमेंट होता है बताएंगे, फार्मा में आपने पढ़ा होगा, इट इज डी पेनिसिलामीन, है ना। अगर आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हो और पेशेंट बेटर हो रहा है तो के एफ रिंग इज रिवर्सिबल, इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, तो दैट विल टेल यू दैट the patient is responding well to the therapy. This is KF ring. By boys and girls, KF रिंग को हमने कंफ्यूज नहीं करना, एक और रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लिशर रिंग, ये सिर्फ फ्लिशर रिंग है, वो होती है, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। दिस इज योर KF रिंग ऑफ कोर्स, बट जो फ्लिशर रिंग होती है इट इज सीन इन केरेटोकोनस। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, केरेटोकोनस और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देयर इज आयरन डिपोजिशन, आयरन डिपोजिशन एट द बेस ऑफ कोन इन केरेटोकोनस, और कौन सी लेयर में होता है, इन द एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया। देखो कितना फर्क है, केसर फ्लिशर में कॉपर डिपोजिशन, इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन यहां पर आयरन डिपोजिशन इन द एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया। डन, ओके। नाउ अ चाइल्ड हैज with a history of malnutrition is examined and the following image is seen. What is the most likely diagnosis? क्या होगा जी इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या लग रहा है आपको, देखिए इट इज, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आया था तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, कोई कुछ ऑप्शंस बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कुड गेट एंड दिस इज द बेस्ट इमेज आई कुड गेट, सो बेस्ड ऑन दिस, सो दिस इज अ केस ऑफ एंटीरियर स्टेफाइलोमा। सो व्हाट इज एंटीरियर स्टेफाइलोमा, मैं वर्बली क्विकली आपको बता दूंगा, ज्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि मैं इस जो सीबीटी डिस्कशन है इसको बहुत हाई यील्डिंग करना चाहता हूँ। होता क्या है, पेशेंट को मान लो कॉर्नियल अल्सर हो गया, तो कॉर्नियल अल्सर के कारण कॉर्निया की सुपरफिशियल लेयर स्लफ ऑफ होगी, देन देयर विल बी सुपरफिशियल लेयर्स व्हिच विल बी स्लफ्ड ऑफ। तो सुपरफिशियल टू डीप कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ABCDE, एंटीरियर एपिथेलियम, बोमेन्स मेम्ब्रेन, कॉर्नियल स्टोमा, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। कॉर्नियल स्टोमा और डेस्मेट्स मेम्ब्रेन के बीच में एक नई लेयर है जो कि डिस्कवर की गई थी बाय डॉक्टर दुआ, उनको दुआस लेयर बोलते हैं, एंड ई फॉर विच इज इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोथीलियम, राइट। अब हुआ क्या, सुपरफिशियल लेयर सारी स्लफ होगी, अब बात पहुंच गई डेस्मेट्स मेम्ब्रेन तक, बट यू नो दैट डेस्मेट्स मेम्ब्रेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया, सो डेस्मेट मेम्ब्रेन ट्राई टू मेंटेन द कॉर्निया एट इट्स प्लेस, है ना। लेकिन हुआ क्या, अब आंख के अंदर तो इंट्राओकुलर प्रेशर पड़ा हुआ है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने के कारण इट विल पुश द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंटीरियरली एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी स्मॉल बल्ज इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल शाइनी बलून, छोटा सा बलून की तरह वो नजर आता है। तो उस चीज को हम बोलते थे डेस्मेटोसील, सिर्फ सुनेंगे उसको बोलते हैं डेस्मेटोसील। सो डेस्मेटोसील इज सीन when there is sloughing of the superficial layers of cornea leading to the normal pressure which is present in the eye, which will not be good enough, which will not be good enough for the cornea because the superficial layers of the cornea are lost and it will push the Descemet's membrane from posteriorly. As a result, there will be bulge in the Descemet's membrane, which is the strongest layer of the cornea. Yes, boys and girls, all of you, the strongest layer is Descemet's membrane only. तो उसको डेस्मेटोसील बोलेंगे। अब हुआ क्या, अब जो डेस्मेटोसील है, जब पेशेंट खांसेगा, स्ट्रेन करेगा या फिंगर ट्रॉमा हो गया, तो देयर कैन बी रप्चर ऑफ द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। जब डेस्मेट्स मेम्ब्रेन फट जाएगी तो देयर विल बी सडन डिफ्लेशन ऑफ द आईबॉल, क्योंकि एकदम से एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाएगा। जब एकदम से एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाएगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी कोलैप्स ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंड एज अ रिजल्ट द आइरिस विल मूव फॉरवर्ड एंड विल प्लग द सेंट्रल डिफेक्ट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रप्चरिंग ऑफ द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, है ना, यही होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी
द कॉर्नियल स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द लिम्बस। लिम्बस क्या होता है? लिम्बस होता है पेरीफेरी, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, उसको लिम्बस बोलते हैं। वहां से वो सेल जो है फर्दर मूव करते करते आके वो जो होल हुआ है जिसके पीछे आइरिस ने प्लग करा हुआ है, वो एपिथेलियम सेल्स उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडोकॉर्निया। स्यूडोकॉर्निया क्या होता है? स्यूडोकॉर्निया में सिर्फ एक एपिथेलियल की लेयर होगी जो कि उस डिफेक्ट को कवर करेगी, जो कि डेस्मेटोसील के रप्चर से बना है। लेकिन जो रियल कॉर्निया, रियल कॉर्निया में सिर्फ एपिथेलियम नहीं होता दोस्तों। रियल कॉर्निया में एपिथेलियम होता है, बोमेन्स मेम्ब्रेन होती है, कॉर्नियल स्टोमा होता है, डुआस लेयर होती है, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन होती है, एंड एंडोथेलियम होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तभी हम इसको स्यूडोकॉर्निया बोलते हैं। अब हुआ क्या है, अब स्यूडोकॉर्निया बन गया है, राइट? तो वो जो प्लग था वो पूरा सील्ड हो चुका है, प्लग हो चुका है, जो डिफेक्ट था वो पूरा सील्ड हो चुका है। अब इंट्राऑकुलर प्रेशर, एक्वस ह्यूमर तो बनता जा रहा है। अब जब आंख का प्रेशर नॉर्मल होगा, पहले तो आंख का प्रेशर कम हो गया था क्योंकि सारा एक्वस तो बाहर निकल गया था। अब जब वो प्रेशर नॉर्मल होगा तो because cornea is not consisting of all the layers which happens to be in a natural way, in fact it is just the epithelium, so as a result there will be a bulge in the epithelium with iris sticking back to it. तो जो bulge in the epithelium है that is pseudocornea with uveal tissue, because iris is a part of uvea, with uveal tissue behind it, उसको हम स्टेफाइलोमा बोलेंगे। तो व्हाट इज स्टेफाइलोमा? स्टेफाइलोमा इज एक्टेटिक, एक्टेजिया है ना, सिकाट्रिक्स, सिकाट्रिक्स विद यूवियल टिश्यू, विद यूवियल टिश्यू पोस्टीरियरली, विद यूवियल टिश्यू। एक्टेटिक मतलब एक्टेजिया हो गया ना, बिकॉज बल्ज हो गया। सिकाट्रिक्स मतलब स्कार टिश्यू, सिकाट्राइजेशन होगी ना। वो बेसिकली सिकाट्राइजेशन क्या है? वो एपिथेलियम सेल्स ही तो आए थे उसको कवर करने, विद यूवियल टिश्यू पोस्टीरियरली। तो ये एंटीरियर स्टेफाइलोमा की बात करें, यहाँ पे यूवियल टिश्यू क्या है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूविया? इट इज आइरिस, then we have got pars plicato of ciliary body, then we have got pars plana of ciliary body, then lastly we have got choroid। तो यहाँ पे यूवियल टिश्यू है आइरिस। तो आइरिस पोस्टीरियरली और आइरिस इनकार्सरेशन, आइरिस पीछे लगा हुआ होता है ना, तो पोस्टीरियरली होगा या इनकार्सरेशन होगा। सो दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ एंटीरियर स्टेफाइलोमा, यू शुड नो इट। ओके, नाउ अ यंग मेल कंप्लेन्स ऑफ rhinorrhea, watery eyes and itching, goes towards allergy, है ना। The clinical image provided, what is the diagnosis? What is this? This is your cobblestone papillae. Cobblestone papillae are typically seen in one disease which is VKC. VKC is vernal keratoconjunctivitis। इसको हम प्यार से स्प्रिंग कटार भी बोलते हैं, बट होता ये मोस्ट कॉमनली कब है? मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन समर्स, समर्स में होता है। बट इससे, इस कंडीशन को हमने कंफ्यूज नहीं करना एक और कंडीशन से जिसको हम जीपीसी बोलते हैं। इट इज जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, giant papillary conjunctivitis। This giant papillary conjunctivitis is due to the allergic reaction to the lens solution। तो it is more common in कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स। क्यों? कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स ने उस सोल्यूशन में से कॉन्टैक्ट लेंस निकालना, सीधा आंख पे रख लेना, बट वो सोल्यूशन में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उन प्रिजर्वेटिव्स ने एलर्जी कॉज कर देनी, तो वो उसकी हिस्ट्री अलग होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यंग मेल, यंग मेल, यंग मेल कौन सा होता है? टीनेजर्स, मोर स्पेसिफिकली टीनेजर्स, कंप्लेन्स ऑफ राइनोरिया, वाटरी आइज एंड इचिंग। लेकिन जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस में सिर्फ आपको जाइंट पेपिले दिखेंगे, उसमें राइनोरिया की बात नहीं होगी, उसमें वाटरी आइज तो हो सकती हैं, लेकिन जो जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस होगा उसमें जो और एलर्जिक फीचर्स हैं सिस्टेमिक, वो एब्सेंट होंगे। साइनोसाइटिस नहीं होगा। यहाँ पे साइनोसाइटिस भी हो सकता है, एलर्जिक साइनोसाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन रहता है ना। ओके, सो दिस इज द आंसर इज VKC, विच इज वर्नल केरेटो कंजंक्टिवाइटिस। ट्रैकोमा इज कॉज बाय क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस, है ना, क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस। एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस फॉर्म्ड बाय मोरेक्सेला एक्सेनफील्ड, मोरेक्सेला एक्सेनफील्ड, ठीक है जी। मोरेक्सेला एक्सेनफील्ड एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस क्यों बोलते हैं? इट कॉजेज मेसरेशन ऑफ कंजंक्टिवल एपिथेलियम एट द एंगल्स। एंगल्स मतलब जहां पे, ये देखो, ये लेटरल एंगल हो गया जहां पे अपर एंड लोअर आईलिड मीट करे, लेटरल कैंथस,
यहाँ पे हो गया मीडियल कैंथस एट द एंगल्स लाइक दिस। ये देखो एक बार बता देता हूँ, मोरेक्सेला एक्सेंफील्ड, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, बिकॉज ये जो मोरेक्सेला एक्सेंफील्ड है ना, ये केमिकल बनाता है, वो केमिकल इट गेट्स कलेक्टेड एट द एंगल्स, ये एंगल्स पे कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे कंजंक्टिवल एपिथेलियम की मेसरेशन कर देता है, इरोजन कर देता है। डन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बड़ा क्रिस्प रख रहा हूँ इसको मैं। सो इट इज वर्नल केरेटो कंजंक्टिवाइटिस। अच्छा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रिकरेंट टेरिजियम, क्या होगा जी इसका ट्रीटमेंट? ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ये मैं CBT 1 में भी डिस्कस कर चुका हूं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, बेस्ट सर्जरी इज योर परफेक्ट सर्जरी, परफेक्ट सर्जरी इज टेरिजियम, टेरिजियम एक्सटेंडेड रिसेक्शन followed by extended conjunctival ट्रांसप्लांट। एक्सटेंडिक कंजंक्टिवल ट्रांसप्लांट का मतलब है भाई कंजंक्टिवा का आप क्या लगाओगे, ऑटोग्राफ लगाओगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बट कई बुक्स में नहीं बोलूंगा, बेस्ड ऑन सम गाइड बुक्स, मैं टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा, गाइड बुक्स की बात कर रहा हूं। इन सम गाइड बुक्स द क्वेश्चन इज मॉडिफाइड एज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डन ट्रीटमेंट इन टेरिजियम, मोस्ट कॉमनली डन ट्रीटमेंट इन टेरिजियम। तो उसमें मोस्ट कॉमनली में लिखा है ट्रीटमेंट बाय माइटोमाइसिन सी। मेरा ये मानना है कि माइटोमाइसिन सी इज एंटी फाइब्रोटिक एजेंट, ऑफ कोर्स इट विल प्रिवेंट द रेकरेंस ऑफ टेरिजियम टू सम एक्सटेंट, बट कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ्ट हैज द मिनिमल रेकरेंस रेट ऑफ जस्ट 0.01%। तो बेस्ट इज कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ, तो ऑटोग्राफ लगाना इज बेस्ट। स्टिल विद ट्रीटमेंट बाय माइटोमाइसिन सी उसमें भी रेकरेंस हो सकते हैं, बट अगर कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ्ट इज नॉट इन द ऑप्शन, दिस इज एज सच योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये ना होता तो आप ट्रीटमेंट विद बाय माइटोमाइसिन सी ही मार्क करते। डन। ओके, a patient with a vision of less than 3/60 but greater than 1/60 in his better eye, which type of blindness does he has? So you need to understand a small classification. So if you go by 6/18 to 6/60, इसको हम बोलते हैं लो विजन, इसको हम प्यार से बोलेंगे भाई लो विजन। अगर पेशेंट की विजन अप टू 6/18 है कोई बात नहीं, चलते रहने दो। अप टू 6/18 मतलब 6/9 होगी, 6/12 होगी, नॉर्मल तो 6/6 होती है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, स्कूल चिल्ड्रन की आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, जैसे आज मेरा कैंप था तो आज मैंने स्कूल चिल्ड्रन की स्क्रीनिंग करी, तो उसमें मैंने कट ऑफ विजन क्या ली, वो 6/9 लेते हैं। नॉर्मल एडल्ट्स की 6/6, स्कूल चिल्ड्रन की स्क्रीनिंग करते हो, अगर पेशेंट की विजन 6/9 से वर्स होगी, मीन 6/12 होगी, तब आप पेशेंट का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे, स्पेक्टेकल दोगे। अगर पेशेंट की विजन 6/9 है तो उसमें कुछ नहीं करोगे, राइट, क्योंकि स्पेक्टेकल्स पेशेंट्स को, बच्चों को वियर करवाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। चलो, अगर विजन 6/62 3/60 है तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। अगर पेशेंट की विजन 3/62 1/60 है तो इसको क्या बोलेंगे, यही तो पूछा है उन्होंने, तो इसको हम बोलेंगे सोशल ब्लाइंडनेस, सोशली ब्लाइंड। अगर पेशेंट की विजन लेस देन 160 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। अगर पेशेंट जस्ट PL नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सोशल ब्लाइंडनेस, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, आपका नॉट ओनली FMG बट आपका नीट PG में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो दैट इज द आंसर हियर। चलो, अ फार्मर इज हिट बाय लीफ वेजिटेटिव मैटर इन हिज आई फ्यू डेज बैक, ही विजिट्स आई OPD, पेन, फोटोफोबिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? आपको पता है फार्मर बाय ऑक्यूपेशन है, लीफ वेजिटेटिव मैटर की बात हो रही है, तो भाई इसमें हम ना केराटाइटिस का सवाल ही नहीं पैदा होता। कैंथामीबा केराटाइटिस किस में होता है? इट इज मोस्ट कॉमन cause of conjunctivitis in contact lens users with a history of swimming in pond water with contact lenses on, उसमें होता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं फंगल कैराटाइटिस की, वेजिटेटिव मैटर की इंजरी है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, साइंस आर मोर देन सिम्टम्स। साइंस का क्या मतलब है, जो डॉक्टर को दिखते हैं, सिम्टम्स का मतलब पेशेंट जिनके साथ आता है, जैसे मेरी आंख में दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि लाली हो गई है, जबकि रेडनेस कैन बी साइन, इट कैन बी सिम्टम एज वेल। पेशेंट बोलेगा मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, लॉस ऑफ विजन, तो वो भी पेशेंट का सिम्टम होगा।
साइन इज व्हाट डॉक्टर सी, सिम्टम इज व्हाट द पेशेंट कम्स टू यू विथ, मतलब चीफ कंप्लेंट्स, राइट. सो दिस अ क्लियर कट केस ऑफ फंगल केराटाइटिस. इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैटेलाइट लीजन्स आपको दिखते हैं, वेस्लीज इम्यून रिंग भी आपको दिखती है, वेस्लीज इम्यून रिंग दिखती है. यू ऑल्सो सी हाइपोपायन, हाइपोपायन इज पस इन द एंटीरियर चैम्बर. और जो फंगस हाइपोपायन होता है दैट इज नॉन स्टेराइल, फंगस हाइपोपायन इज नॉन स्टेराइल and it is fixed, it does not move with gravity, while bacterial hypopyon is sterile and it moves with gravity. The one organism that has the ability to penetrate intact cornea, so that is your फंगस, राइट. फंगस ही सिर्फ केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉर्निया को पेनिट्रेट कर सकता है और कोई नहीं पेनिट्रेट कर सकता, तभी जो हाइपोपायन है वो इन्फेक्टिव पाया जाता है फंगल कैराटाइटिस में, राइट. ओके. अ गर्ल विद टोसिस व्हेन ईट फूड्स एंड सिप्स फ्लूइड, हर टोसिस इज डिक्रीज्ड. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज? टोसिस उसका डिक्रीज हो जाता है. तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड टोसिस, टोसिस डिक्रीज. तो मोर कॉमनली इट लुक्स लाइक Marcus Gunn jaw wink syndrome, jaw wink syndrome. तो मार्कस गन में क्या होता है? सो देयर इज मिसकनेक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. कौन सी ब्रांच? विच सप्लाइज द लेटरल टेरिगॉइड मसल, विच सप्लाइज द लेटरल टेरिगॉइड मसल, वो वाली ब्रांचेस, एंड superior division of third cranial nerve. तो superior division of third cranial nerve supplies levator palpebrae superioris. और कई बार आपके पास पेशेंट आता है, अगर आप सस्पेक्ट करो, आप पेशेंट को ऐसे बोलते हो करने को, to move the jaw sideways because you are contracting your levator palpebrae superioris. As a result, there is contractions in the levator palpebrae superioris. So that is actually the complicated ptosis. What is blepharophimosis? Blepharophimosis syndrome is, of course, there is ptosis होता है, plus there is very narrow palpebral aperture, narrow palpebral aperture, बहुत छोटा होता है palpebral aperture. और जो ptosis होता है ना, this is your congenital ptosis most commonly. So congenital ptosis is there is narrow palpebral aperture. So यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं टेलीकैंथस. इसमें टेलीकैंथस भी हो सकता है. टेलीकैंथस का मतलब है जो मीडियल कैंथस है ना, दे आर वाइडली अपार्ट. मीडियल कैंथस आर फार अपार्ट, एक दूसरे से ये दूर होते हैं. इट कैन ऑल्सो बी सीन इन ब्लेफेरोफिमोसिस सिंड्रोम. एंड व्हाट इज हॉर्नर सिंड्रोम? हॉर्नर सिंड्रोम इज ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाल्सी. इसमें क्या होता है? इसमें देयर इज डैमेज टू द सिंपथेटिक फाइबर्स. इसमें सिंपथेटिक फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं. तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे? यू विल हैव मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस. Then there is enophthalmos, and this enophthalmos is not true enophthalmos, this is pseudo enophthalmos. And then lastly there is ptosis, this ptosis is not full, this is partial ptosis. Why? Because there is paralysis of Muller's muscle. There is no paralysis of levator palpebrae superioris, there is paralysis of Muller's muscle which keeps the eyelid upright by just 2 mm. So ptosis कितना होगा? जितना ये eyelid को upright रखती है, तो ptosis होगा just 2 mm. ptosis will be there. मैकेनिकल टोसिस क्या होता है? मैकेनिकल टोसिस होता है ड्यू टू लिड ट्यूमर. कोई आंख की अपर आईलिड में बहुत बड़ा लिड ट्यूमर है जिसके कारण ऊपर वाली लिड जो है भारी होगी एंड इट विल फॉल डाउन, उसको हम मैकेनिकल टोसिस बोलते हैं. मे बी केलेजियन, बिग केलेजियन, राइट. तो उस कारण हो सकता है. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग आईओपी? गोल्ड फॉर गोल्ड, इट इज गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमेट्री, right? It works on the principle of Imbert fix principle, right? Just remember it is a single liner, gold for gold. A newborn child presents with watering photophobia.
ऑन एग्जामिनेशन फॉलोइंग इमेजेस सीन, क्या लग रहा है आपको? देखना, न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो देखो, देयर इज अ ट्रायड इन कंजेनाइटल ग्लूकोमा, दैट इज वाटरिंग, फोटोफोबिया एंड ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म मतलब the patient forcefully closes the eyelid like this, it is blepharospasm. So what is the earliest feature of congenital glaucoma? बार बार आ चुका है क्वेश्चन, it is the earliest feature, this is the earliest feature of congenital glaucoma, right? और ये हम पहले ऑलरेडी भी कर चुके हैं CBT 1 में. in congenital glaucoma there will be Boophthalmos, bull's eye, Boophthalmos. So I also told you already that there will be presence of Harb's striae. Harb's striae होगा, corneal edema होगा, patient की long axial length होगी, there can be subluxation, dislocation of the lens due to raised intraocular pressure, there will be megalocornea, cornea का size बड़ा हो जाएगा, और Boophthalmos तो आप देख ही रहे हैं, right? Okay. A lady suffers sudden painful loss of vision in her eye with worsening of pain during eye movements, ये important है, right? RAPD is present, so worsening of pain during eye movements typically goes in favor of, out of these it is hands down optic neuritis. CRVO में RAPD will be there, loss of vision will be there, there can be a lady, you know, etiology more common in females which are taking OCPs, diabetic mellitus, hypertension more than 65 years of age, अगर CRVO की बात करें, but pain is absent, pain will be absent. And also here perimetry shows central scotoma, that also goes in favor of optic neuritis. Is it understandable? Central scotoma or centrocecal scotoma? सेंट्रोस्कीटल स्कोटोमा भी हो सकता है. रेटिनोब्लास्टोमा नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा की प्रेजेंटेशन इज एंटायरली डिफरेंट. पेपिलिडीमा में एक चीज ध्यान रखेंगे, पेपिलिडीमा में विजन इज नॉट अफेक्टेड टिल लेट, विजन नॉट अफेक्टेड टिल लेट, विजन को एंड तक कुछ होता नहीं है, ठीक है, विजन नॉट अफेक्टेड. तो यहाँ पे पेन तो कहाँ ही होगी, पेन का कोई मतलब नहीं है. सो सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन की जो हम बात कर रहे हैं वो पेपिलिडीमा में नहीं होगा. हाँ, लॉन्ग स्टैंडिंग पेपिलिडीमा हो तो इट कैन लीड टू सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी, लेकिन अभी ये सडनली ऐसे नहीं होगा कि पेशेंट की आंख ऑप्टिक एट्रोफी में चली गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द साइट ऑफ लीजन इन पेशेंट विद मैकुलर स्पेयरिंग होमोनिमस हेमिएनोपिया? देखिए ये कौन सा हेमिएनोपिया है, आपको ये ऑलरेडी आता है, मैं जल्दी से रिवाइज करूंगा. ये कौन सा हेमिएनोपिया है? दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, फील्ड्स जब आप मतलब जब आप चेक करते हो फील्ड डिफेक्ट्स, तो यू चेक एज इफ इट इज योर्स. तो ये मेरी लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट आई होगी, ये राइट साइड पे है तो राइट आई नहीं होगी, आई की विजुअल फील्ड हो गई. तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं मैकुलर स्पेयरिंग होमोनिमस हेमिएनोपिया की, तो आपको दिखाता हूं मैकुलर स्पेयरिंग में क्या होगा. मैकुलर स्पेयरिंग में ये छोटा सा पार्ट ये वाला रह जाएगा. कितना पार्ट एक्चुअल मेरा, ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है, यहां भी छोटा सा पार्ट रह जाएगा, ऐसे बना देता हूं, ऐसे करके कितना पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट रह गया. अब मैकुलर स्पेयरिंग की होगी, एक चीज का ध्यान रखना, जो लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया है ना, इट कैन बी ड्यू टू राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन्स, क्योंकि अल्टीमेटली सारे फाइबर्स गोइंग टू द राइट साइड विल बी डैमेज, तब आपको लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया मिलेगा. दैट मीन्स राइट आई के टेम्पोरल फाइबर सारे चले जाएं, लेफ्ट आई के नेजल फाइबर सारे चले जाएं, राइट ऑप्टिक ट्रैक. लेकिन जब ये सारा जो ऑप्टिक ट्रैक जो होता है ये पहले पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब से होते हुए ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं. तो अगर मैं बोलूं प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया की बात करूं तो दिस इज योर एरिया 17 एंड इट इज सीन इन ऑक्सीपिटल लोब, एरिया 17 होता है. और सेकेंडरी विजुअल एरिया जो होता है वो होता है एरिया 18 नंबर एंड 19 नंबर, एरिया 18 एंड एरिया 19. तो आप बोलोगे सर ठीक है, मान लिया अगर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, जो कि यहाँ पे आंसर भी आप देख पा रहे हो, अगर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो मैकुला क्यों स्पेयर कर गया? इसके पीछे एक पॉइंट है. क्या होता है कि जो मैकुलर फाइबर्स है ना, दे रीच टू द कोर ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, लेकिन कोर ऑफ ऑक्सीपिटल लोब में एक ब्लड सप्लाई नहीं होती, दो ब्लड सप्लाई होती है. देयर इज एनास्टोमोसिस बिटवीन, there is anastomosis
बिटवीन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बिकॉज हम किसकी बात करें, ऑक्सीपिटल लोब की, एंड ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो गया, मतलब ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स चला गया, स्टिल फ्यू ब्रांचेस ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी will supply the core of occipital lobe, resulting in sparing of this part of the fibers which will be interpreting the macular region, है ना। तो इसलिए there is typically sparing of the macular region. Done. So the answer to this question is occipital cortex. A man suffered a trauma in his right eye with punch. Which of the following will most common? This is also your previous year question. So अगर ब्लंट ट्रॉमा आया तो मोस्ट कॉमनली क्या मिलेगा, मोस्ट कॉमनली मिलेगा इंफीरियर ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर, और इसमें आपको क्या दिखता है, यू सी टीयर ड्रॉप साइन, टीयर ड्रॉप साइन। सो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड वॉल इज योर इंफीरियर ऑर्बिटल वॉल, और ये ट्रॉमा कौन सा होगा, ये होगा ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा की हम बात करें, टिपिकल टीयर ड्रॉप साइन एक्सरे में दिखेगा, इमेज भी इसकी कई बार आ चुकी है। तो ऐसे करके टीयर की तरह ऐसे करके वाइटिश वाइटिश आपको दिखेगा, दैट इज एक्चुअली हैंगिंग द इंट्रा ऑर्बिटल फैट, जो कि फ्रैक्चर होने के कारण अब लटक के साइनसेस में आ रहा है, राइट। तो उसको इंफीरियर ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर बोलेंगे, राइट। A patient presented with painless loss of vision with given fundus findings, क्या डायग्नोसिस है, देखिए क्या है ये, these are your dot blot hemorrhages, these are your soft exudates, है ना। यही आपको लग रहा है ना, ये देखो soft exudates लग रहे हैं ना, yellowish whitish, है ना। तो अब क्या लग रहा है आपको, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस आर देयर, सॉफ्ट एक्सुडेट्स आर देयर। चलो ऑप्शंस देखते हैं फिर एलिमिनेट करेंगे। सीआरईओ लग रहा है, नहीं, सीआरईओ में तो मिल्की वाइट फंडस हो जाता है, बिकॉज द ब्लड सप्लाई हैज बीन स्टॉप ना, मिल्की वाइट फंडस हो जाता है, चेरी रेड स्पॉट ऑन द मैकुला हो जाता है ना। यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है। सीआरवीओ में क्या होगा, सीआरवीओ में देयर इज स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस, स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस, बहुत सारी सुपरफिशियल नर्व फाइबर हेमरेजेस हो जाएंगी। यहाँ पे द हेमरेजेस आर टिपिकली डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, और वो कुछ कुछ जगह पे हैं। अगर आप स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस देखोगे ना, आप इजीली मेकआउट कर पाओगे, ठीक है। पीडीआर में क्या होगा, अगर हम पीडीआर की बात करें तो पीडीआर इज योर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है नियो वेस्कुलराइजेशन, यहाँ पे हमें मिलता है नियो वेस्कुलराइजेशन। लेकिन हम एनपीडीआर की बात करें, इट इज नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ध्यान से देखिए इस फंडस इमेज को, क्या आपको यहाँ पे प्रोलिफरेशन कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, दैट इज द आंसर हियर। ऑल राइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ 10-year-old चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया को हम लेजी आई भी बोलेंगे। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, सिंपल सी बात है, इफ द पेशेंट इज हैविंग लेजी आई, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट वन आई is fine and is growing and developing while the other eye is not growing and developing। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कॉमन कारण होता है वो होता है एनाइसोमेट्रोपिया। एनाइसोमेट्रोपिया इज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टरी एरर ऑफ बोथ द आईज। तो एनाइसोमेट्रोपिया वो होता है, और मोर स्पेसिफिकली एनाइसोमेट्रोपिया तब बोलते हैं जब डिफरेंस मोर देन इक्वल टू 2.5 डायोप्टर का हो कॉमनली, बट सम बुक्स मेंशन कुछ बुक्स ये मेंशन करती हैं, कुछ बुक्स कोई नंबर नहीं प्रोवाइड करती है। आइसोमेट्रोपिया इज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टरी एरर, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टरी एरर ऑफ बोथ आईज, उसको एनाइसोमेट्रोपिया बोलते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होगी, जैसे कंजेनाइटल टोसिस हो गया, या कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो गया, या पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस हो गया, स्क्विंट हो गया, हाई रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, है ना, कोई रेटिनल ट्यूमर हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, राइट, एम्ब्लायोपिया हो गया, राइट। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज
पेशेंट जितना यंग होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। पेशेंट की उम्र जितनी बढ़ती जाएगी उतना डिफिकल्ट होता जाएगा ट्रीटमेंट। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली एम्ब्लायोपिया कैन बी ट्रीटेड बाय द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल तक इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट की उम्र 12 साल तक हो तो इसको हम फिर भी थोड़ा बहुत ट्रीट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर सारी चीजें बता दी, ये तो बताओ कि साला ट्रीटमेंट करेंगे कैसे? डू यू अंडरस्टैंड? सो ट्रीटमेंट कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ व्हाट यू डू इज, सपोज द राइट आई इज लेजी आई, सो यू वांट टू स्टिमुलेट द राइट आई बिकॉज द राइट आईज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अफेक्टेड, है ना? सो व्हाट यू डू, यू गो फॉर covering the normal eye. Once you will cover the normal eye, you are forcing the uncovered eye to see, you are forcing the uncovered eye to focus on an object. तो उसको हम बोलते हैं occlusion. So you will go for occlusion. Occlusion का क्या मतलब है? You will occlude the normal eye so that the patient is forced to use the unoccluded eye. So that is the treatment of लेजी आई। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, अब इसमें एक होता है पार्शियल ऑक्लूजन। पार्शियल ऑक्लूजन का मतलब है आप नॉर्मल आई को 6 to 8 आवर्स के लिए ऑक्लूड करके रखें। नॉर्मल आई को ऑक्लूड फॉर 6 to 8 आवर्स अ डे एंड दैट्स ऑल राइट। अब आप बोलोगे सर पूरे टाइम के लिए ऑक्लूड कर दो, सिर्फ 6 से 8 घंटे क्यों ऑक्लूड करें? भाई अगर आप नॉर्मल आई को लंबे समय तक ऑक्लूड करेंगे, अब नॉर्मल आई तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल आई है जिसको आपने ऑक्लूड कर रखा वो एम्ब्लायोपिया में चली जाएगी। सो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो 6 to 8 आवर्स कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, इंटरमिटेंट ऑक्लूजन, इंटरमिटेंट, और यू कैन से ऑल्टरनेट ऑक्लूजन। ऑल्टरनेट ऑक्लूजन, ऑल्टरनेट पार्शियल में क्या करते हैं, यू ओनली ऑक्लूड द नॉर्मल आई। यहां पे ऑल्टरनेट ऑक्लूजन में क्या करते हैं, ऑल्टरनेट में इट डिपेंड्स ऑन द एज। सपोज द एज इज 1 ईयर, सो यू विल ऑक्लूड द नॉर्मल आई फॉर 1 डे एंड यू विल ऑक्लूड एब नॉर्मल आई फॉर 1 डे। ठीक है जी। मान लो पेशेंट की एज होगी 2 ईयर, तो आप क्या करेंगे, यू विल ऑक्लूड नॉर्मल आई फॉर 2 डेज बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगी उतना डिफिकल्ट होता चला जाएगा आपको एम्ब्लायोपिया को ठीक करना, तो उतनी ज्यादा देर के लिए आपको एम्ब्लायोपिक आई को स्टिमुलस देना पड़ेगा। सो एबनॉर्मल आई 1 डे। समझ लो पेशेंट की जो एज है वो 5 ईयर्स होगी, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आई को 5 डे के लिए ऑक्लूड करेंगे और एबनॉर्मल आई को 1 डे के लिए ऑक्लूड करेंगे। सो दिस इज अनदर मेथड बाय विच you can treat the lazy eye. So all right guys, so this was your CBT 2 MCQ discussion. I hope you were able to get many more MCQs, many more previous year questions out of these 15 questions. So I wish you all the best, and definitely I am going to see you once your results will come, because I know all of you are going to get beautiful marks. And इस बार जैसे बोलते हैं ना, अब की बार, तो मैं बोलूंगा अब की बार 200 पार। तो हम इस बार 200 पार का टारगेट रख के चलेंगे, एंड आई एम श्योर 150 तो कुछ भी नहीं है, 150 तो हम ऐसे ही ले लेंगे। 150 तो नींद में जाके भी हम अपीयर होंगे तो हम ले लेंगे। बट एक चीज का और ध्यान रखना, यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप वॉकिंग कर लो अपने आसपास। मुझे पता है कि आपके गौतम नगर में बगल में से थेम्स नदी बहती है और उसके आसपास वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट दैट्स ओके। बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा खाना खाएंगे। अच्छे खाने का मतलब ये नहीं है कि जोमेटो और स्विगी से ज़्यादा हम ऑर्डर करेंगे। जैसे से एग्जाम पास आएगा थोड़ा हाई शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे, कैफीन इनटेक थोड़ा सा कम कर देंगे, बिकॉज ऐसा नहीं चाहिए कि रात को आप कॉफ़ी के 2 शॉट मार के पढ़ रहे हो कि पूरी रात पढ़ेंगे और जब एग्जाम आया तो उससे एक रात पहले सो नहीं पाए। बिकॉज सो नहीं पाए तो आपने कुछ गलतियां कर दी, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। और पहले अपना जो टाइम शेड्यूल है उसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर दो। स्लीपिंग साइकिल को वापस बैक टू नॉर्मल लाना शुरू कर दो। स्लीप वेल ऑन टाइम, 11 साढ़े 11 बजे सो के सुबह 7 साढ़े 7 उठो। आई नो मैनी ऑफ यू स्टूडेंट्स लव टू स्टडी एट नाइट। अब आप बोलोगे सर लास्ट के 15-20 दिन में कैसे स्लीप साइकिल को नॉर्मलाइज करें, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। आई रिमेंबर जब मेरा लास्ट का 1 महीना रहता था ना, तो व्हाट डिड आई डू, मैं पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि मैं रात को
4 बजे सोता था और सुबह 11 बजे उठता था, लेकिन एग्जाम तो मुझे सुबह 10 से 1:30 देना था, अपना नीट पीजी का एग्जाम। तो फिर मैं क्या करता, है ना? तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन थी कि जो मैं 4 बजे सो के सुबह 11 बजे उठता था, कि अगर मैं 4 बजे सोई ना तो अगले दिन शाम को मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। तो मैंने यही करा, 4 बजे मैं सोया ही नहीं, करते करते जब 8 9 सुबह के 10 बज गए पढ़ते पढ़ते, तो अब मुझे लगा कि अब नींद आ रही है, बट स्टिल मैंने कहा सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि अब मैं सो गया ना मेरा स्लीप साइकिल और खराब हो जाएगा। करते करते मैं शाम को 6 7 बजे तक ले गया, और 7 बजे जो मैं सोया, अगले दिन फिर मैं सुबह 5 बजे उठ गया। उस दिन के बाद से मेरा स्लीप साइकिल सारा नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि जब अगले दिन मैं 5 बजे उठा था तो उस दिन मैं दोपहर को नहीं सोया। तो आप एक दिन थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन इंस्टेंटली आपका जो स्लीप साइकिल है वो रीसेट हो जाएगा। इट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग एटलीस्ट 5 to 10 मोर क्वेश्चन, जो कि एंड में मेक और ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट वाज माय वन लास्ट एडवाइस फॉर यू गाइस टू नॉर्मलाइज योर स्लीप साइकिल। रेस्ट, मुझे पता है यार आप लोग ऑलरेडी बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो मुझे और कुछ आपको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही बोलूंगा, आइए एग्जाम क्लियर कीजिए और दिल्ली स्टूडियोज में इंटरव्यूज में मिलते हैं, राइट? चलो, बेस्ट विशेस, लव टू ऑल ऑफ यू, आई होप टू सी ऑल ऑफ यू रियली रियली सून। बाय बाय।